हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सी टेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग नोट्स अपने साथ साथ बनाते चलें। यूपी टेट का पेपर है 23 तारीख को, इसलिए याद रहे नोट्स बनाते चलें और रिवीजन करते चलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बहुबुद्धि सिद्धांत, हॉवर्ड गार्डनर, एल्फ्रेड बिने, थॉर्नडाइक या गिलफोर्ड? आपको बता दें, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हॉवर्ड गार्डनर थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इन्होंने बुद्धि को लेकर कई तरह के सिद्धांत बताए, जिसमें भाषिक, तार्किक, संगीत, स्थानिक, इस तरह के इन्होंने कई सिद्धांत बताए। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हॉवर्ड गार्डनर हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रम एक उच्चतम स्तर है। गैने के द्वारा प्रस्तावित आपके ऑप्शन दिए गए हैं। समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्य अधिगम या कौशल अधिगम? आपको बताना है गैने के द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रम एक कौन सा उच्चतम स्तर है। तो ये आपका समस्या समाधान अधिगम है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 8 परिस्थितियों की व्याख्या की है। गैने ने अधिगम को लेकर 8 परिस्थितियों की व्याख्या की है और समस्या समाधान अधिगम ये आपका 8वां स्तर है, यानी सबसे अंतिम स्तर है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? वंचित बालक की नहीं है। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, आधारभूत एवं सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट या फिर उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। तो इनमें कौन सी विशेषता जो है वो वंचित बालक की नहीं है? वंचित बालक की विशेषता आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना ये नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्गत क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्भुत क्षमता है, उसको क्या कहते हैं? भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन साधन, भाषा स्वीकार इच्छा या भाषा अर्जन क्षेत्र? क्वेश्चन कह रहा है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्गत क्षमता है जो वो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको भाषा अर्जन साधन कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अनुसार सभी भाषाओं का निर्माण सामान्य नियमों विशेषताओं का सीमित समूह है। चॉम्स्की ने जो भाषा के विषय में बताया है वो इनके अनुसार सभी भाषाओं के निर्माण में सामान्य नियमों विशेषताओं का सीमित समूह है। तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोरोन्स बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। मोरोन्स बच्चों की यानी कि, आइए पहले देखते हैं ऑप्शन। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 या 75 से 90। तो मोरोन्स बच्चों की टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है 1916 में। और इनके अनुसार मोरोन्स बच्चों यानी कि 50 से 75 बच्चों की बुद्धि लब्धि ये होती है 50 से 75, यानी मंद बुद्धि कहलाती है। तो याद रखिएगा, टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है और 50 से 75 तक के बच्चे वो मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। मोरोन्स का तात्पर्य है मूर्ख। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण हैं? व्यक्तित्व परीक्षण, समूह परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या वैयक्तिक परीक्षण? आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, इसका प्रत्यय डेवर ने दिया था, ड्रेवर ने। इनके अनुसार किसी व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान इनके अनुसार लगाया जा सकता है। तो ये किस प्रकार के परीक्षण है? इन्होंने बताया मानसिक विकास के स्तर, इसलिए ये बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्मृति का सूचना
प्रक्रिया मॉडल किसने प्रतिपादित किया? स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल नन के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, ड्रेवर के द्वारा या फिर शिफ्रिन के द्वारा? तो स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल शिफ्रिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनके अनुसार स्मृति वह है जो पहले सीखी जा चुकी बातों को स्मरण रखना। इनके अनुसार स्मृति की परिभाषा पहले सीखी जा चुकी बात को स्मरण रखना। तो ये सूचना प्रक्रिया मॉडल शिफ्रिन ने दिया है, आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 9 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि मापन हेतु उपयुक्त परीक्षण है। 9 वर्ष के बच्चे की बुद्धि लब्धि किस परीक्षण के द्वारा मापी जाती है? टेट, वेस, WPPSI या WISC? तो ये आपको बताना है कि 9 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि किससे मापी जाती है। तो ये WAIS आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 वर्ष के बच्चे की बुद्धि लब्धि मापी जाती है। वहीं पर TAT, इससे आपके 14 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनके व्यक्तित्व मापन के लिए टेट प्रयुक्त किया जाता है। 14 वर्ष से जो ऊपर के होते हैं उनके लिए व्यक्तित्व मापन के लिए। तो इसका आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं किसने बताई हैं जो बुद्धि में सम्मिलित हैं? 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, साइमन ने या स्टर्नबर्ग ने? 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं ये थर्स्टन ने बताई हैं, आपका 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। आपसे बार बार कह रहे हैं कि नोट्स बनाते चलें जिससे आपको दिक्कत ना हो। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया है और इसी में इन्होंने 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं भी बताई हैं। तो आपका 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तित्व के समायोजन के लिए क्या जिम्मेदार है? इदम, अहम, परा अहम या अचेतना? तो व्यक्तित्व समायोजन के लिए परा अहम जिम्मेदार है, आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको सुपर ईगो भी कहते हैं। सुपर ईगो भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति में त्याग बलिदान की भावना का विकास हो जाता है, यानी कि वो त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहता है। दूसरों के प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है, दूसरों की सहायता करने में अत्यधिक इंटरेस्ट लेता है। तो ये आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, परा अहम। अगला प्रश्न देखते हैं। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक बुद्धि परीक्षण है, किसका? मिश्रित, अमानकीकृत, आभाषिक या भाषिक? रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक बुद्धि परीक्षण है, तो ये आभाषिक है, आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। रेवन ने 1938 में प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण का आविष्कार किया और ये एक आभाषिक बुद्धि परीक्षण है। नैतिक विकास की किस अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण हो वहाँ पर पारंपरिक अवस्था आ जाती है। 1st ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और इसकी उम्र होती है 10 से 13 वर्ष की। पूर्व पारंपरिक की उम्र होती है 4 से 10 वर्ष की और वहीं पर उत्तर पारंपरिक 13 से ऊपर की उम्र को उत्तर पारंपरिक कहते हैं। तो ये नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। जहाँ पर नैतिकता का निर्धारण होता है वहाँ पर पारंपरिक अवस्था होती है, आपका 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं। तो आपसे पूछा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 0 से 2 वर्ष, ये होती है संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। 2 से 7 वर्ष की होती है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7 वर्ष की और 7 से 12 की होती है मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि जो पूछी जा रही है ये होती है 7 से 12 वर्ष की और 12 से 19 वर्ष की होती है अमूर्त संक्रियात्मक।
इनको देख लीजिएगा एक बार। ये जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक। संवेदी प्रेरक अवस्था है 0 से 2 वर्ष की, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 वर्ष की और अमूर्त संक्रियात्मक 12 से 19 वर्ष की। तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 7 से 12 वर्ष की है, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारवाद के, जीन पियाजे, बिने, फ्राइड या वॉटसन? तो व्यवहारवाद के प्रतिपादक वॉटसन महोदय हैं, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद पर वर्क किया था। कौन सा विश्वविद्यालय है? जॉन हॉपकिंस में, जॉन हॉपकिंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, व्यवहारवाद के प्रतिपादक वॉटसन है, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था, बचपन अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था? तो गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आती है शैशवावस्था, जो कि 0 से 5 वर्ष की होती है। तो पहले आती है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था। फिर जब जन्म हो जाता है उसके बाद शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक की, फिर बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक की, फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की, युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक की, फिर आती है प्रौढ़ावस्था 25 से 50 वर्ष तक की, फिर वृद्धावस्था 60 से मृत्यु पर्यंत तक। तो ये कुल अवस्थाएं थी, इनको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछ दी जाती है कि इस अवस्था को क्या नाम कहा जाता है। तो गर्भाधारण से जन्म तक की अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व मापन की कैट विधि किसने दी है? स्किनर ने, बेलक द्वारा, हॉलैंड द्वारा या मरे द्वारा? व्यक्तित्व मापन की कैट विधि ये दी है बेलक द्वारा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 1948 में दी है ये व्यक्तित्व मापन की कैट विधि। इसमें इन्होंने 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों पर अध्ययन किया है, जिसमें 10 जानवरों के चित्रों के कार्ड दिए गए हैं, उसी पर इन्होंने पूरी रिसर्च की है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? वृद्धि विकास का सिद्धांत नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और पैटर्न का सिद्धांत। विभिन्नताओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और पैटर्न का सिद्धांत, ये तीनों ही वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं। सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत ये वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के वुडवर्थ, सिगमंड फ्राइड, युंग या जे.एस. रॉस? मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड हैं, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक हैं और मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था में, पूर्वानुक्रमिक अवस्था में, औपचारिक परिचालन अवस्था में या ठोस परिचालन अवस्था में? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल ये विकसित होता है 11 से 15 वर्ष की उम्र में। 11 से 15 वर्ष की उम्र में, यानी कि औपचारिक परिचालन अवस्था में। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? बुद्धि लब्धि का प्रत्यय वुंट ने, गिलफोर्ड ने, विलियम स्टर्न ने या साइमन ने? तो बुद्धि लब्धि का प्रत्यय विलियम स्टर्न ने प्रस्तुत किया है, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 1912 में इसको प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त गणना को ही बुद्धि का आकलन कहा जाता है। तो ये आपका विलियम स्टर्न सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पियाजे, जॉन हॉक, स्किनर या वाइगॉत्स्की? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन वाइगॉत्स्की महोदय ने किया है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक रूसी वैज्ञानिक है और इन्होंने बताया है कि बालक पर समाज का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा आसपास का वातावरण और समाज होता है उसी प्रकार से बालक व्यवहार करते हैं। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन वाइगॉत्स्की ने किया। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने में समय विधि का क्या मान है? सूक्ष्म शिक्षण पूरा होने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट या 36 मिनट? तो सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने में 6 मिनट लगते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रॉयन ने बताया है। और सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण संप्रत्य है, यानी प्रक्रिया प्रशिक्षण संप्रत्य है और ये रॉयन ने बताया है। इसको पूरा होने में 6 मिनट लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। समस्यात्मक बच्चों की पहचान के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? समस्यात्मक बच्चों की पहचान के लिए विकासात्मक मापनी, बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन, बालकों के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन या उपयुक्त सभी? आपको बता देते हैं समस्यात्मक बच्चे किस तरह के होते हैं। समस्यात्मक बच्चों से मतलब है कि जब व्यवहार में कोई असामान्य बात होती है, व्यवहार में जब कोई असामान्य यानी और लोगों से अलग असामान्य बात होती है तो वो एक जब समस्या बन जाती है, उन्हीं बच्चों को समस्यात्मक बच्चे कहे जाते हैं। और इनकी पहचान के लिए बालक का व्यक्तित्व अध्ययन हो जाएगा सही ऑप्शन आपका। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्यात्मक बच्चों की पहचान के लिए प्रभावशाली विधि बालक का व्यक्तित्व अध्ययन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? खेल विधि के सुकरात, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक या अरस्तु? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रॉबेल हैं। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं, और फ्रॉबेल ने 1837 में पहला किंडरगार्टन स्कूल प्रतिस्थापित किया था। ये जर्मनी के एक फेमस मनोवैज्ञानिक थे। तो और ये खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? डाल्टन शिक्षण विधि का फ्रॉबेल ने, किलपैट्रिक ने, हेलेन पार्कहर्स्ट ने या फिर डाल्टन ने? ऐसे लोग अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डाल्टन शिक्षण विधि को देकर डाल्टन कर देते हैं, जबकि ये गलत है। इसका आपका डाल्टन शिक्षण विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे हेलेन पार्कहर्स्ट। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रॉबेल ने अभी आपको बताया था खेल विधि या किंडरगार्टन का प्रतिपादन किया है, किंडरगार्टन का। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का किया है और हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हेलेन पार्कहर्स्ट ये एक अमेरिका की शिक्षा शास्त्रिणी थी। इन्होंने 1912 में 8 से 12 वर्ष तक के बच्चों के सीखने को लेकर डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया। इनके अनुसार बालक अपने अपने कार्यों को बौद्धिक स्तर के आधार पर करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और इस विधि में समय की कोई सीमा निर्धारण नहीं होता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए? बच्चे को सीखने के लिए अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या नकारात्मक? तो बच्चे के सीखने के लिए माता पिता को हमेशा अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि कहा भी जाता है कि बच्चे के लिए पहला स्कूल घर होता है और पहली शिक्षक माँ होती है। बच्चे अपने घर से ही सब कुछ सीखते हैं, इसलिए बच्चे के घर में माता पिता को उनके अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए। जिस तरह माता पिता व्यवहार करते हैं बच्चे उसी तरह सीखते हैं। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण को आनंददायक और मनोरंजक रुचिपूर्ण बनाने के लिए उत्तम विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि,
खेल या गतिविधि विधि, स्पष्टीकरण विधि या अवलोकन एवं निरीक्षण विधि। शिक्षण को आनंददायक और मनोरंजक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम विधि होती है खेल विधि। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि लगभग एक जैसी हैं। इसमें बच्चे अक्सर बोर होने लगते हैं और उनके पढ़ने में मन नहीं लगता, जबकि खेल विधि के माध्यम से बच्चे उत्साह से सीखते हैं जिस तरह से वो सीखना चाहते हैं। और इसका प्रतिपादन कॉल्डवेल कुक ने किया है। इसको याद रखिएगा, खेल शिक्षण विधि का प्रतिपादन कॉल्डवेल कुक ने किया। यह विधि शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने के लिए उत्तम विधि है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? शैक्षिक उपलब्धि की धारणा गार्डन ने, शॉनेल ने, बर्टन हॉल ने या सिरिल बर्ट ने? बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की यानी IQ की, ये सिरिल बर्ट ने दी है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने IQ की आनुवांशिकता पर अपने अध्ययन किए हैं और ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए गोखले विधेयक किस सन में लाया गया? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए गोखले विधेयक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बिल्कुल भी गलत करके नहीं आइएगा। 1905 में, 1906 में, 1909 में या 1911 में? गोखले विधेयक कब लाया गया? तो ये 1911 में लाया गया। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ये ब्रिटिश काल में केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे और इन्होंने ही सबसे पहले निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विधेयक लाए थे 1911 में। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्या है? किस राज्य के महाराज ने और किस वर्ष सर्वप्रथम शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य कर दिया? किस राज्य के महाराज ने? बड़ौदा राज 1906 में, पूना राज 1908 में, सिंधिया राज 1910 में या फिर उदयपुर राज 1911 में? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ौदा राज 1906 में। यहाँ इस रियासत बड़ौदा रियासत के शासक थे सयाजीराव गायकवाड़। इन्होंने ही सबसे पहले बड़ौदा राज में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का पहला ये बड़ौदा में ही लाए थे और ये भारत का प्रथम प्रयास था, सयाजीराव गायकवाड़ जी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आपको बता देते हैं कि निशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बन गया है। इसको नोट कर लीजिए कि भारत जो है वो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला विश्व का 135वां देश बन चुका है। निशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बन चुका है। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बड़ौदा राज 1906। यहाँ के इस रियासत के शासक थे सयाजीराव गायकवाड़। इन्होंने ही भारत का पहला प्रयास किया था कि शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य कर दिया था। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। अपने अपने उत्तर सभी लोग कमेंट में बताएं कि किसने कितने सही किए हैं, उसी बेस पर अपनी तैयारी करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।